और पापा जी आप नहीं थे? पापा आ गए आप? आ गए आप? जय जिनेंद्र पापा जी, आप अचानक बिना बताए कहाँ चले गए थे, और वो भी इतने दिनों के लिए? हम लोग तो बहुत चिंतित हो गए थे, है ना जी? हाँ पापा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना पापा जी? हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन पापा आप अचानक क्यों चले गए? मुझे बता सकते तो बता कर जाता। नहीं पापा, क्या है कि वजह बताकर जाते तो कम से कम ये क्यूरियोसिटी नहीं रहती। और मिताली दीदी को तो आप बताकर ही गए होंगे। प्रशांत, तुम्हारे पापा ने किसी को कुछ नहीं बताया, और जो भी वजह हो उससे तुम्हें कोई ताल्लुकात नहीं। लो, पूछो तो कहते हैं कि ताल्लुकात नहीं है, और ना पूछो तो कहते हैं कि सरोकार नहीं है। प्रशांत, पापा जी को इस वक्त तंग मत करो। अब छोड़ो भी ये सब बातें। अगर जरूरी होता तो पापा जी खुद ब खुद बता ही देते, है ना पापा जी? नहीं पापा जी, आप तो उस दिन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे और वहां से ही सीधा फार्म हाउस चले गए। हमें लगा कि कहीं आप कहीं वसीयत बना लेने को तो डॉक्टर ने नहीं कहा होगा ना? नहीं, मैं वसीयत करने के लिए नहीं गया था। वसीयत की आपको क्या जरूरत है पापा? अभी से ही आप सब कुछ मिताली दीदी और रितिश के नाम पर कर ही रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं बकवास नहीं मम्मी, सच कह रहा हूँ। पूछिए निरंग भैया से, पूछिए। तुम उस प्लॉट की बात कर रहे हो जो मिताली के लिए खरीदा गया है? बाकी लोगों से छिपाकर। निरंग, तुम्हें भी इस बात को लेकर कोई फरियाद है? नहीं, जरा भी नहीं। पूरी हकीकत जाने बिना मैं फरियाद कैसे कर सकता हूँ? कमाल है निरंग भैया, आप भी झूठ कह रहे हैं। जिस दिन मैंने आपको बताया कि पापा ने मिताली दीदी के नाम पर प्लॉट खरीदा है, उस दिन आप तो गुस्सा हो गए थे। हाँ, मैं गुस्सा हो गया था प्रशांत, पर जिस आदमी के गुस्से और शिकायत के बीच में सोच का फासला होता है, वही आदमी अक्लमंद कहलाता है। पर ज्यादातर ये शिकायत वही फासला तय करते करते खत्म हो जाती है। प्रशांत, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि शिकायत मत किया करो, लेकिन नहीं। अब देखिए ना, इन्हें नाइंसाफी सहने की आदत जो नहीं है। भाई साहब, इनकी बातों का बुरा मत मानिए। हाँ शिखा, प्रशांत को रोकने के बजाय तुम उकसा रही हो, तो खुलेआम उकसाओ ना। हमें पता तो चले उसकी शिकायतों का जवाब किसे और क्या देना है। मम्मी, अब उसे क्यों डांट रही है? क्या वो झूठ कह रही है? नहीं 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 प्रशांत, बिल्कुल ठीक ही कह रही है। लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हें हमेशा अपने नजरिए से नाइंसाफी ही लगेगी। अगर मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, तुम्हें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। क्या बात है पापा, आप बिना बताए इतने दिनों के लिए फार्म पर चले गए? मैंने आपके लिए एक नया ड्राइवर बुलाया था। ये आपका ड्राइवर अच्छा नहीं है। तो ठीक है रितेश बेटे, वो दूसरे ड्राइवर को बुला लो। पापा, अब कहाँ मिलेगा वो? अब तो कहीं और लग गया होगा। खैर, मैं आपके लिए कोई दूसरा ड्राइवर बुला लूंगा। लेकिन आप अचानक इतने दिनों के लिए फार्म पर क्यों चले गए थे? ऐसा है बेटे, मैं जरा अकेला रहना चाहता था, अपने आप से कुछ बातें करना चाहता था, सोचना चाहता था, या ये कहो कि गुजरे हुए सालों का जरा मुआयना करना चाहता था। क्या बात है पापा, बहुत ही क्रिप्टिक बातें कर रहे हैं। कोई गुरुदेव मिल गए हैं क्या? कौन गुरुदेव? पापा, ऐसी बातें करना तो वही लोग सिखाते हैं ना। हकीकत तो ये है कि जो लोग गुजरे हुए सालों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हीं को गुरुदेव कहा जाता है। लगता है बड़ी गुस्से में हो मिताली। नहीं, बीते हुए सालों का मुआयना कर रही हूँ। मैंने आपके साथ इतने साल बिजनेस की जिम्मेदारियां उठाई, और मुझे आज जाकर पता चला कि पारेख अंकल आपके कितने नजदीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मिताली। मगर कुछ बातें ऐसी होती है आदमी के दिलो दिमाग में कि वो सबके सामने खोली नहीं जा सकती।
सिर्फ अपनों के सामने खोली जा सकती है। नहीं, अपनों के भी नहीं, सिर्फ अपने आप के सामने खोली जा सकती है, या तो फिर उनके सामने जो आसपास है मगर पास नहीं है। वो आपकी मदद करेंगे? आपकी प्रॉब्लम्स में उन्हें दुख होगा? और एक को होगा, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और हमें नहीं होगा। मेरे बात ये है कि पारेख अंकल जो बातें अपने पेट में रखकर पचा पाएगा वो शायद तुम लोग नहीं कर पाओगे। दीदी, मैं कुछ कहूं? दीदी, मेरे ख्याल से पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा अपने अतीत के बारे में बात कर रहे हैं। उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही आपका हाथ था और ना ही हम में से किसी का। उस वक्त पारेख अंकल पापा के साथ थे, इसलिए आज अगर पुराने मसले सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो यही सही होगा कि पापा पारेख अंकल की मदद लें और हमारी ना लें। काफी समझदारी की बातें कर रहे हो रितेश। दीदी, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। बेहतर यही होगा कि हम उन बातों के बारे में आज सोचे ही नहीं। एंड आई एम श्योर कि पापा ने उस वक्त ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिसकी वजह से आज उन्हें अपने बच्चों के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा होना पड़े। तेरा से नहीं गए? ऑफिस भी नहीं जाना? इस तरह कब तक चलेगा? कब तक बैठे रहेंगे आप? जानकी, मैं बैठा कहाँ हूं? मैं तो लड़ रहा हूं, हर पल से लड़ रहा हूं, जूझ रहा हूं अपने अंदर के भूतों से। निकाल भगाइए इन भूतों को। आपके भीतर सिर्फ हमारे लिए जगह है। ये डर, ये चिंता, ये दहशत आपके लिए नहीं। जानकी, पहले तो मैं भी यही मानता था। चट्टान की तरह सीना फुलाकर चलने की आदत थी मुझे। डर नाम की किसी चीज से मेरी पहचान ही नहीं थी जानकी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौत से डरे बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, फिर चाहे वो मौत जिस्मानी हो या किसी और तरह की हो। हमारी कहां मौत आई है? आप ये क्या कह रहे हैं? जानकी, सालों से मेहनत करके हमारे अपने समाज में मैंने मेरा अपना एक नाम बना रखा है, एक शख्सियत हासिल कर ली है मैंने, मेरा अपना एक चेहरा बना रखा है मैंने। वो टूट जाएगा जानकी, टूट जाएगा। अब ये मौत का दूसरा नाम नहीं तो क्या है? मैं आपको कितनी बार समझाऊं, आपका नाम इतना कमजोर नहीं है जो इस तरह टूट जाए। जानकी, समाज में आदमी का नाम जितना बड़ा होता है उतना ही वो शीशे से भी ज्यादा कमजोर होता है, और इसीलिए उस नाम को बहुत बहुत संभालना पड़ता है। एक जरा सी चोट से वो चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, और फिर बदनामी के टुकड़े तो कुछ ज्यादा ही चुभते हैं। हमें क्या पड़ी है उस नाम की? पड़ी है जानकी, नाम की जरूर पड़ी है हमें। ये नाम की चमक बड़ी प्यारी लगती है। कांच जितना महीन हो उसकी चमक उतनी ही ज्यादा शानदार लगती है ना? और इस चमक से चकाचौंध हुआ समाज सारा काम कर देता है, हमारे परिवार की जिंदगी आसान कर देता है। और इसीलिए शायद हम सब लोग नाम कमाने के पीछे पड़े रहते हैं जिंदगी भर, उसको संभालने की कोशिश करते रहते हैं,
नाम को जतन करते रहते हैं। बहुत साल सोच लिया परिवार के बारे में, अब परिवार को सोचने दो। वो आपके बनाए नाम को संभालेगा। कौन संभालेगा? बताओ कौन संभालेगा? मिताली छटपटाएगी, नीरज तड़पेगा, वो प्रशांत तो भाग जाएगा चूहे की तरह डूबते हुए जहाज को छोड़कर। नीतीश कुछ समझेगा ही नहीं, बच्चा है वो, कुछ नहीं समझेगा। और प्रिया, उसे वहां अपने ससुराल में क्या भुगतना पड़ेगा क्या पता। और मैं, मुझे नहीं गिना आपने। आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? मैं कुसुम के झूठ के मकान को गिरा दूंगी। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। भाभी, ये कहाँ ले जा रही हैं आप? बाहर पापा जी बैठे ना वहाँ। पापा जी नाराज है क्या हमसे? I mean, आजकल बहुत उखड़े उखड़े से रहते हैं। तुमसे? हम सब से, किससे कुछ बात ही नहीं करते। तुम तो जानती हो विनीता, उन्हें कम बोलने की आदत है। नहीं, उनकी आंखें बोलती रहती है भाभी। जब से फार्म हाउस से आया है तब से लगता है कि उब गया है हमसे। तुम एक काम करो विनीता, तुम जाकर उनसे शिकायत करो। हाँ, पीठ के पीछे नुक्ताचीनी की जाती है, I mean क्रिटिसिज्म। अब तुम ये ट्रे पकड़ो, उनके सामने जाओ और खुद अपनी फरियाद सुनो, समझी तुम? चलो। फरियाद? लो, फरियाद तो सबसे ज्यादा मुझे है ना इस घर में। ये मतलब तुम लोगों को भी होगी, और तुम्हारी फरियाद तो सुनी जाती होगी ना। मेरी तो यहाँ कोई गुड मॉर्निंग तक नहीं सुनता। चलो, मैं भी चलती हूँ तुम लोग के साथ। पापा जी, आज हमें आपसे ढेर सारी शिकायतें करनी है। तुम चाय लाने के लिए किचन में गई थी या शिकायतें ले आने के लिए? वहां किचन में तुम शिकायतें पकाती हो? लेकिन पापा जी, शिकायतें तो कहीं भी पकाई जा सकती है ना। बोलो, क्या फरियाद है, क्या शिकायतें हैं? सबसे पहले प्रशांत को। एक मिनट, प्रशांत की नहीं, अपनी सुनाओ। अगर प्रशांत से कोई शिकायत है तो उससे जाकर कहो। मुझसे कोई शिकायत है तो कहो, मैं देख लूंगा। नहीं पापा जी, मुझे खुद को आपसे कोई शिकायत नहीं है। और तुम्हें विनीता? मुझे तो आपसे ही शिकायत है। क्या मतलब? कैसी शिकायत? आप आजकल अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते, कहीं भी घुमा देते हैं और फिर ढूंढने हमें निकलना पड़ता है। कौन सी चीज? आपकी हंसी। आपने अपनी हंसी फार्म हाउस में कहीं घुमा दी है। अब आप ही बताइए, हम अपना काम करें या उसे ढूंढने जाए? तुम ठीक कह रही हो विनीता, ठीक ही कह रही हो। मगर कभी कभी ये हंसी जब दूसरा कोई ढूंढ कर लाता है तब उसका मजा कुछ और ही होता है ना? तो फिर जाओ और मेरी वो खोई हुई हंसी ढूंढ कर लाओ।
ये तुम्हारी जिम्मेदारी है आज से, समझ रही हो ना? और रुचि, क्या तुम्हें क्या फरियाद है, क्या शिकायत है मुझसे? पापा जी, हमें आपसे सिर्फ एक ही शिकायत है। ओहो, आप जब भी बाहर से कुछ लाते हैं तो हम सब में कभी नहीं बांटते। आप इकलौते मालिक बनकर बैठ जाते हैं। क्या मतलब? प्लीज पापा जी, अपने दुख हम सब में बांटिए ना। नहीं बेटे, नहीं। इस वक्त मैं जो अपने साथ लाया हूं वो ऐसे बांटा नहीं जाएगा। इस वक्त मैं अपने साथ मेरी अपनी कमाई का हिस्सा लाया हूं, इसे संपत्ति कहते हैं। और संपत्ति कभी बांटी नहीं जाती। मैं इस संपत्ति को भोगूंगा, मेरी जिंदगी के आखिरी दम तक भोगूंगा मैं। हो सकता है कि मैं आखिरी में विरासत में शायद सबको दे भी जाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त बांटूंगा नहीं, बांटूंगा नहीं। विनीता, ये देखो ना, किसी ने आज मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा है। कोई जोक है शायद, पढ़ो। अरे इसका क्या मतलब है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं आया ना, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया। दिखाओ। How could you trust the person who betrayed you? Asked the judge. क्या मतलब हुआ उसका? भेजने वाले का नाम भी नहीं है। और किसने भेजा है? ये मैसेज मैंने भेजा है और शायद आपकी समझ में इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि मैंने उसकी आखिरी लाइन भेजी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई हूँ रितेश जी। मुझे आपसे कुछ खास काम था। मगर हम लोगों ने अपना नाम पता कुछ भी नहीं बताया था आपको। लोग कहते हैं ना कि घास में सुई ढूंढना मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ कि मैग्नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन हमने तुमसे कहा था कि तुम हमसे इस तरह मिलोगी नहीं या पहचानोगी नहीं। बिना मिले हम पैसों की बात कैसे कर सकते हैं मिस्टर भीमानी? पैसों की बात तो डॉक्टर करेगा तुमसे। डॉक्टर तो सरोगेटिंग के पैसों के बारे में बात करेगा। दूसरी मेहनत के पैसे? दूसरी मेहनत के पैसे मतलब? चुप रहने की मेहनत। मैडम, आप तो जानते हैं कि हम औरतों को बड़बड़ाते रहने की कितनी आदत होती है। चुप रहना वाकई बहुत मेहनत का काम है हमारे लिए। और खासकर ऐसी बात का पता चले कि भीमानी जैसे मशहूर परिवार की बहू अपने कपड़ों के नीचे कपड़े रखकर प्रेगनेंसी का दिखावा करने वाली है और वो बात पड़ोसी को पता न चले। हाउ इज दैट पॉसिबल? तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। 25 लाख रुपए। रितेश, लेट्स गो। अरे मैडम, सर, मेरा जोक तो सुनते जाइए। जज ने पूछा कि जिसने तुम पर विश्वास किया उसका विश्वासघात कैसे कर पाए तुम? आरोपी ने कहा, जो विश्वास करे उसी का तो विश्वासघात किया जा सकता है।